Welcome friends, welcome to another video of NQuas in my channel. In this video I will discuss on how to maintain a register, what are different type of registers and how to face inspection. Basically this part is giving stress on record review RR. So किसी इंस्पेक्शन का मेन पार्ट होता है रिकॉर्ड रिव्यू। आप वो रिकॉर्ड को ठीक तरह से मेंटेन करना चाहिए और वो रिकॉर्ड ही आपका वर्क का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। लेकिन वो रजिस्टर कैसे ओपन किया जाए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों वो रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए एंड कितना टाइप का रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है अगर इनक्वास देखा जाए तो एक पार्ट है एरिया ऑफ कॉन्सर्न जी, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल। सो इसके ऊपर स्ट्रेस देता है इनक्वास, और ये अगर रजिस्टर आपके पास है तो आपका 50% काम हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले जो देख लेते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। अगर आपका पास कुछ मेडिसिन इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स है तो उसका एक स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्मेट होता है, जैसे आप देख रहे हैं हॉस्पिटल का नेम क्या है, डेट क्या है और कुछ मेडिसिन का नाम, जैसे करके फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग, उसका क्वांटिटी कितना है फिजिकली, एंड कॉपी में मतलब रजिस्टर में क्या है वो मंथली एक बार चेक करके हायर अथॉरिटी दे के सिग्नेचर एंड सील दे के एक फॉर्मेट रखना जरूरी होता है, ठीक है। सो उसके बाद है एक्सपायरी रजिस्टर, मतलब कितना मेडिसिन मंथली बेसिस में एक्सपायर कर रहा है उसको मेंटेन करने का रजिस्टर। सो इसमें क्या क्या होना चाहिए, ड्रग्स का नाम क्या है जो एक्सपायर हुआ है, उसका कितना क्वांटिटी एक्सपायर हुआ है, बैच नंबर क्या था, एक्सपायरी डेट कौन सी थी एंड सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद नियर एक्सपायरी। देखिए नियर एक्सपायरी एंड एक्सपायरी रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियर एक्सपायरी से आपको पता चलेगा कितना मेडिसिन एक्सपायर होने जा रहा है और वो कंज्यूम करने के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। जैसे करके देखिए नेम ऑफ ड्रग क्या है, बैच नंबर क्या था, एक्सपायरी डेट कौन सी है। सो एक्सपायरी डेट से 3 मंथ पहले आपको ये मेंटेन करना है, और कितना मेडिसिन एक्सपायर होने जा रहा है वो अगर पता चले तो किसी और यूनिट में जहाँ पे वो मेडिसिन ज़रूरत है आप वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर ये कंज्यूम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक्सपायर रजिस्टर में आ जाएगा। एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन आप पेशेंट को दे नहीं सकते, अगर दिया तो कॉम्प्लिकेशन होगा, तो इसलिए ये रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद देखिए एसेट रजिस्टर। किसी रजिस्टर ओपन करने से पहले एक सर्टिफिकेशन करने का मेथड रहता है, और उस सर्टिफिकेट में क्या रखना चाहिए, पेज नंबर कितना से कितना तक है, उसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है और वो रजिस्टर का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, दिस इज टू सर्टिफाई दैट एसेट रजिस्टर ऑफ ओपीडी फार्मेसी कॉन्टेंस पेज नंबर 1 से 118 तक, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ हायर अथॉरिटी विथ स्टैम्प। और अंदर में क्या होना चाहिए, क्या क्या एसेट है, जैसे कितना स्टील रैक है, रेफ्रिजरेटर कितना है, कितना फैन है, चेयर है, ये सब ये हिसाब रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 5S, ये ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 5S का मतलब क्या है और ये क्यों रहना जरूरी है। सो एक स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क होता है उसको मेंटेन करने के लिए 5S जरूरी है। इसका पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाला है शॉर्ट, मतलब जो अनवांटेड मटेरियल है वो पहले वहाँ से रिमूव किया जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सेट, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखना है, जैसे फेफो, फास्ट एक्सपायरी फास्ट आउट, मतलब जो मेडिसिन पहले एक्सपायर कर रहा है वो सामने रहेगा और जो बाद में एक्सपायर करेगा लॉन्ग एक्सपायरी वो अंदर में रहेगा, ताकि फास्ट एक्सपायरी मेडिसिन आप एक्सपायर होने से पहले कंज्यूम कर सके। उसके बाद है साइन, मतलब क्लीन करना चाहिए, कहीं जगह पे कोई डस्ट और कोई चीज़ नहीं रहना चाहिए, जो साफ़ सुथरा रहे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज, मतलब आप जो शॉर्ट सेट और साइन किया है वो ठीक किया है कि नहीं कंपेयर करके देखना चाहिए किसी स्टैंडर्ड के साथ। उसके बाद है सस्टेन, मतलब ये जो एक्टिविटी आप किया है ये रेगुलर रूटीन बेसिस में आपको करना चाहिए, ठीक है। सो ये 5S है। उसके बाद है एक्सपायरी चेक लिस्ट, मंथ के
ईच एंड एवरी डेट में आपको वो चेक करना चाहिए कुछ मेडिसिन एक्सपायर हो रहा है कि नहीं है। अगर यहाँ पे कोई मेडिसिन आपको ऐसे लगे अनइंटेंशनली एक्सपायर हुआ, अगर ऐसे हो भी सकता है, तो वो चेक करने की ये प्रोसीजर है, ठीक है। वो अपने साइन करके कौन सी डिपार्टमेंट में अब काम कर रहे हैं वो सब लिख के ये करना चाहिए। उसके बाद है स्टॉक रजिस्टर। दो टाइप का रजिस्टर हो सकता है, मेन स्टॉक एंड सब स्टॉक। उसमें क्या क्या कॉलम होना चाहिए, देखिए एक अगर एग्जांपल लिया जाए आइबुप्रोफेन, उसका मेन स्टॉक में क्या होना चाहिए, इनवॉइस नंबर, मतलब अगर आप DRS मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व स्टोर से पा रहे हैं उसका नंबर क्या है, उसका डेट क्या था, कौन सी डेट में अगर आपको मिल रहा है, और रिसिप्ट क्वांटिटी कितना क्वांटिटी आपको मिला है, उसके बाद कितना आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी यूनिट में वो इशू किया था, और कितना क्वांटिटी बैलेंस है। सो ऐसे करके रजिस्टर हो सकता है, सिग्नेचर डाल के मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन जो पहले हम डिस्कस किया, उसका एक लिंक होना चाहिए, ये वाला ए, तो कितना बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करेगा उस कॉपी में, ठीक है। सो एक मंथली बेसिस में उसको वेरीफाई करके रखना चाहिए। उसके बाद है एरिया ऑफ कंसर्न जी, मतलब क्वालिटी टूल्स, एक बहुत ही वास्ट है, कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो जो मेडिसिन आप पेशेंट को दे रहे हैं वो मेडिसिन सही है कि नहीं है, उसका क्वालिटी सही है कि नहीं है। सो ये क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट जो टेस्टिंग लेबोरेटरी होता है, वो अगर कोई टेस्ट किया था तो उसको रिपोर्ट भी रखना जरूरी होता है एक फाइल में। उसके बाद है एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स इवेंट, अगर कोई पेशेंट के साथ हुआ था तो उसका एक रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, IPD पेशेंट मतलब जो नर्सिंग स्टेशन में रहते हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन सी डेट में हुआ था, टाइम क्या था, और जो जिसका हुआ था उस पेशेंट का नाम एड्रेस क्या था, क्या एडवर्स इवेंट हुआ था, जैसे करके एक पेशेंट का एलर्जिक रिएक्शन हुआ, एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ, सो वो रिकॉर्ड करना जरूरी है। सो कहाँ पे इवेंट्स हुआ था, आप इवेंट के बाद क्या एक्टिव मेजर लिया है, जैसे उसको आप कुछ मेडिसिन जैसे एड्रीनालिन और हाइड्रोकोर्टिसोन दिया था, कितना डोज में दिया था, वो सब लिखना चाहिए। उसके बाद फ्यूचर एक्शन, वो पेशेंट के लिए वो अगर रिमार्क और कुछ एडवाइस के तौर पे कुछ दे सकते हैं, वो फ्यूचर एक्शन, और उसके बाद सिग्नेचर एंड रिमार्क, ठीक है। उसके बाद देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, ये बहुत डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या है और किसके ऊपर आप डाल सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम एराइज किया तो आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव यूज़ करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, देन मेजरेबल, M फॉर मेजरेबल, देन A फॉर अटेनेबल, देन R फॉर रिलेवेंट एंड T फॉर टाइम रिक्वायर्ड और टाइम बाउंड है। जैसे करके एक समझ लीजिए, जो नियर एक्सपायरी मेडिसिन है उसको कैसे आप नियर एक्सपायरी मेडिसिन को कैसे यूज़ किया जाए उसको ऊपर एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं ताकि मेडिसिन एक्सपायर ना हो, ठीक है। सो ऐसे करके कर सकते हैं। उसके बाद देखिए PDCA रजिस्टर क्या है, PDCA मतलब प्लान डू चेक एक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए अवेयरनेस एक किया था, PDCA करके अवेयरनेस किया था, जो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। सो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन एक ज़रूरी है, होना चाहिए। सो PDCA मेंटेन करके कैसे वो कर सकते हैं। सो उसके बाद देखिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग, देखिए इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हैंड वॉशिंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन। सो PDCA यूज़ करके कैसे वो हैंड वॉशिंग का जो स्टेप्स होता है वो कैसे करेंगे उसके ऊपर भी ट्रेनिंग हो सकता है। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग, जैसे बोला हैंड वॉशिंग का ट्रेनिंग। सो एक ट्रेनिंग होने के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए, किसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन सी डेट में दे रहे हैं, कहाँ का ट्रेनिंग हो रहा है, और ट्रेनिंग का एजेंडा क्या है और कौन ट्रेनिंग दे रहा है, एंड लास्ट में नेम ऑफ द ट्रेनिंग विथ सिग्नेचर, ठीक है। जैसे एक देखिए रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। सो जैसे 10R होता है, 10R के लिए राइट्स, जो 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या है, उसके ऊपर एक ट्रेनिंग फार्मासिस्ट और जो ड्रग रिलेटेड फील्ड में काम करता है उसको जानना जरूरी होता है। सो 10R के ऊपर एक ट्रेनिंग, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्वालिटी टूल्स, जैसे एक एग्जांपल है प्रोसेस मैप। सो प्रोसेस मैप क्या है और एक प्रॉब्लम कैसे प्रोसेस मैप को अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक पेशेंट आया था एक प्रिस्क्रिप्शन लेके, जो फार्मासिस्ट इलेजिबल हैंडराइटिंग के होने के कारण में रीड कर नहीं पाया। सो पेशेंट को लेके वो डॉक्टर के पास जाके कैसे उसको सॉल्व किया, उसके बाद उसको प्रोसेस मैपिंग डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ी ब्रीफ में डिस्क्राइब करते हैं। सो एक प्रोसेस है, पेशेंट आया, लाइन में खड़े हुए प्रिस्क्रिप्शन लेके, उसके बाद फार्मासिस्ट को दिया, फार्मासिस्ट रीड नहीं कर पाए, उसके बाद पेशेंट को लेके चला गया डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर क्या हुआ, बिजी था इसलिए थोड़ी रुकना पड़ा। अगर बिजी नहीं था तो वो देख लिया, देखने के बाद उसको क्लैरिफाई किया, मतलब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने रीड कर दिया, जो ये मेडिसिन ये होना चाहिए था, वो थोड़ी क्लैरिटी नहीं था हैंड राइटिंग, तो इसके लिए वो सॉल्व हुआ। उसके बाद इस प्रोसेस का वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग पार्ट क्या है। वैल्यू एडिंग क्या है, पेशेंट को सब राइट मेडिसिन मिला है और रॉन्ग मेडिसिन देने से वो बच गया, सो उसको एक वैल्यू एडिंग है। और नॉन वैल्यू एडिंग क्या है, पेशेंट को ज़्यादा टाइम लग गया और फार्मासिस्ट को भी ज़्यादा टाइम लग गया, उसी टाइम में लाइन में और भी पेशेंट था उसको ज़्यादा टाइम लग गया। और इसमें गैप क्या है, एक्शन प्लान क्या है, जैसे गैप स्टेटमेंट आपको देना चाहिए। गैप स्टेटमेंट क्या था, वो डॉक्टर का हैंड राइटिंग ठीक नहीं था, एब्रिविएटेड फॉर्म यूज़ किया था और रनिंग हैंड राइटिंग था। तो उसको सॉल्यूशन क्या है, एक मीटिंग कंडक्ट करके उसको साथ डॉक्टर साहब ने वो डिसीजन लिया जो कैपिटल लेटर में लिखेंगे और रनिंग हैंड राइटिंग नहीं लिखेंगे और एब्रिविएटेड फॉर्म नहीं लिखेंगे, तो ये सॉल्व हुआ, लॉन्ग टर्म सॉल्व हुआ। सो गैप जो था वो क्लोज हो गया। तो अभी इस प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगा। तो अभी एक जान रहे हैं डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन और ई प्रिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। सो ये डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन आए तो ये प्रॉब्लम जो था ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रक्चर किया, एंड ऑफ द प्रोसेस मैप, पेशेंट अभी लाइन में दाड़े खड़े हुए, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन दिया, फार्मासिस्ट ने वो रीड किया, पेशेंट को दिया, पेशेंट कलेक्ट करके चला गया। सो ये है प्रोसेस मैप। सो आई होप you understand. Thank you for your precious time. If you have any question, feel free to ask. I will discuss part G in details in next video. Thank you.